हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि यूपीएससी का पीसीएस का एग्जाम 12 अक्टूबर को होने वाला है और उसको ध्यान में रखते हुए यूथ पावर एकेडमी आपके लिए क्विक करंट अफेयर्स रिवीजन क्लासेस लेके आया है। और इसमें हमने आपको फरवरी से अगस्त तक की जो भी मंथ के इम्पोर्टेंट करंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको हमारी कोशिश है कि पूरा कवर करा दिया जाए, ताकि आपको आपके एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। हमारी मैगजीन्स हैं, जिसमें हमारी मंथली मैगजीन है, हमारी फटाफट सीरीज है। तो उसको आप गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। इसका लिंक आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किया गया है और वहां से फिर आपको मैगजीन्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज का अगर हम बात करें तो मे के काफी सारे टॉपिक्स हो गए हैं और अभी हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जो हमारे टॉपिक्स थे उस पे हम बात करेंगे। और जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया राहवीर स्कीम। इसके अलावा पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, फिर नया ओसीआई पोर्टल लॉन्च किया गया। ऑस्ट्रेलिया में सुजैन ले को अपॉइंट किया गया लीडर ऑफ लिबरल पार्टी। 16 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। प्रगति इनिशिएटिव, फिर कोर्ट्स में व्हाट्सएप चैट को एविडेंस के रूप में क्या इसका प्रमाण है, क्या मैकेनिज्म है, क्या सारी चीजें हैं। कैच द रेन कैंपेन, फिर मणिपुर में एजुटेशन हुआ है। सेमी के डिस्क्लोजर्स है। तो जो भी मे के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको आज हम अभी कवर करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो एलन मस्क, इनका टेन्योर एज ए चीफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी खत्म हो गया है। और इनका ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है विवाद हो गया था एडमिनिस्ट्रेशन स्पेंडिंग को लेके। इसकी वजह से फिर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये एक यूएस का गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, जिसका की उद्देश्य था कम करना वेस्ट और एफिशिएंसी को बढ़ाना यूएस गवर्नमेंट की। और इनिशियली ये जो प्रोग्राम था इसको एलन मस्क ने लीड किया था, फिर बाद में विवाद की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूपीएससी ने नया ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया है, जो एप्लीकेशन प्रोसेस होते हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए। और इसके लिए यूपीएससी ने कैंडिडेट्स को अलाउ किया है कि इनिशियल रजिस्ट्रेशन स्टेप पहले ही कर सकेंगे। जो पुराना ओटीआर मॉड्यूल था, ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसको जो है वो अब खत्म कर दिया गया है। अब ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इंडिया में, जो कि कंडक्ट कराती है एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स टू द सर्विसेज इन द यूनियन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है राहवीर स्कीम, जिसके तहत रोड सेफ्टी को प्रमोट किया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति या किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसको टाइमली जो है वो मदद मिल सके, उसके लिए इसको योजना को लेके आया गया है। तो अगर राहवीर स्कीम पूछा जाए तो ये मध्य प्रदेश का है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने लॉन्च किया पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0, और इसमें 100+ इंडिकेटर्स को जो है वो रखा गया है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये भारत का जो एफर्ट है, जिसमें ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, उसके लिए प्रयास किया जाता है। और पंचायत जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है ये सिस्टम लागू हुआ था। इसको देखने का काम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो इंडेक्स होता है इसके तहत पूरा पता लगाता है। इसमें कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं कि किस प्रकार का विकास हो रहा है, किस प्रकार का जो पंचायत है उनका परफॉर्मेंस रहा है। फिर आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है। ये मिशन कर्मयोगी को लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसके तहत सिविल सर्विसेज में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस की बात कही गई है। और इसमें फोकस है कि सर्विसेज को कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट और अकाउंटेबल बनाया जा सके। और जो सिविल सर्विसेज हैं उनके जो है उनको और प्रॉपर तरीके से सिखाया जा सके कि वो किस तरह से डिजिटली अपने आप को अडॉप्ट करें जो पब्लिक वर्क है उसमें। तो इसमें जो है वो 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन जो है वो हुआ है।
तो ये आई गॉट कर्मयोगी, ये आप याद रखिएगा। फिर इंडिया ने नया लॉन्च किया है ओसीआई पोर्टल, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और इसका उद्देश्य है सिक्योरिटी को बढ़ाना। और ये जो पुराना सिस्टम था 2013 का, उसको रिप्लेस करेगा, और इसके तहत बेटर डिजिटल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। ओसीआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में, और इसके तहत लाइफ लॉन्ग वीजा फ्री ट्रेवल उनको अलाउ किया गया था, जो कि इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनको। और इसने पुरानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम इसको रिप्लेस किया गया था। तो जो ओसीआई कार्ड होल्डर होते हैं उनको कई बार अलाउ होता है कि वो आ जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यहाँ पे, इंडेफिनिट टाइम के लिए रह सकते हैं, और इसमें साथ ही साथ बिजनेस वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये काफी पॉपुलर है, जो भारत के लोग विदेशों में रहते हैं, स्पेशली यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जो लोग भारतीय मूल के रहते हैं उनके लिए। फिर एक न्यूज थी जिसमें बताया गया कि सुसैन ली, ये फर्स्ट फीमेल लीडर बनी है ऑफ द लिबरल पार्टी इन ऑस्ट्रेलिया, और इन्होंने पार्टी का बैलेट सिस्टम में चुनाव हुआ था, उसको जीता है। तो ये एक ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन है और करंट लीडर है लिबरल पार्टी की। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है ईसीआई नेट। ये एक सिंगल पॉइंट डैशबोर्ड है, और इसका उद्देश्य है इलेक्शन को मैनेज करना, वोटर सर्विसेज को मैनेज करना, और जो मल्टीपल एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है उनको रिप्लेस करना। तो ये आप ईसीआई नेट क्या है ये याद रखिएगा कि सिंगल पॉइंट डैशबोर्ड है इलेक्शन कमीशन का। फिर एक कोर्ट की रूलिंग आई, उसमें बोला गया है कि जो व्हाट्सएप चैट्स होते हैं वो सब्सटेंसिव एविडेंस नहीं है, और इन्हें कोरोबोरेटिव एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है। सब्सटेंसिव एविडेंस की बात करें तो ये प्राइमरी एविडेंस होते हैं जो कि डायरेक्ट प्रूफ होते हैं किसी भी लीगल केस में एज अ फैक्ट। कोरोबोरेटिव एविडेंस का मतलब होता है ये सेकेंडरी एविडेंस होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं या स्ट्रेंथन करते हैं जो प्राइमरी एविडेंस होते हैं उनको। तो इस जुरिस्डिक्शन से ये क्लियर हुआ है कि जो डिजिटल एविडेंस है उनकी कितनी कोर्ट में टेस्टिमनी में जो है वो एडमिसिबिलिटी है। फिर यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर, इन्होंने लॉन्च किया कैच द रेन कैंपेन, और ये वाटर कंजर्वेशन के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स को बनाना ताकि वाटर का ग्रास रूट लेवल पे कंजर्वेशन हो सके। फिर मणिपुर में एक एजिटेशन फिर हुआ है, ग्वाल ताबी इंसिडेंट्स हुआ था, और इसमें वहां का कोकोमी ग्रुप है, इन्होंने स्टेट वाइड जो है वो लॉन्च किया एजिटेशन। और इनका कहना है कि ग्वालताबी में मणिपुर का जो नाम है शिरुई लिली फेस्टिवल के दौरान उसको कवर किया गया था स्टेट रन बसेस थी, तो उससे जो है वो जो स्टेट की आइडेंटिटी है उसको उसका इंसल्ट हुआ था, तो इसी को लेके वहां पे विवाद चल रहा था। तो ये ग्वालताबी इंसिडेंट आप याद रखिएगा। फिर कशिश चौधरी हैं, ये पहली हिंदू वुमेन है फ्रॉम बलूचिस्तान जिनको कि अपॉइंट किया गया है असिस्टेंट कमिश्नर। बलूचिस्तान अपनी डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो है वो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं, और ये पाकिस्तान का एक प्रोविंस है जहाँ पे जो बलूचिस्तान जो है वो अपना लिबरेशन वो चला रहा है कि हमें जो है वो अलग किया जाए यहाँ से। तो नाम ये आप याद रखिएगा। जस्टिस बी आर गवई, ये भारत के 52nd चीफ जस्टिस बनेंगे। ये सेकंड चीफ जस्टिस है आफ्टर के जी बालकृष्णन। तो ये भी आप नाम याद रखिएगा कि कौन नया चीफ जस्टिस है अभी। फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है जिसमें उन्होंने बोला है कि रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो हैं इनको डिपोर्ट किया जाना जरूरी है, जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं एज ए फॉरेनर्स अंडर इंडियन लॉ। रोहिंग्या की क्राइसिस जो है वो काफी लंबे समय से चली आ रही है। म्यांमार में इनका पॉपुलेशन है, और वहां पे स्थिति अभी खराब है, वहां पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जिसकी वजह से जो रोहिंग्याज हैं वो इंडिया में आते हैं, यहाँ पे असाइलम लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया में चूंकि खुद की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वजह से बाहर के सिटीजन्स को हम यहाँ पे ले आके और भी स्थिति को खराब नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि इनको डिपोर्ट जो है वो किया जाना चाहिए फॉरेनर्स एक्ट के तहत।
फिर जस्टिस वर्मा, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। इन पे जो है वो उनके घर से कैश, जले हुए कैश बरामद हुए थे, जिसके बाद जुडिशियल इंक्वायरी इन पे बैठी थी। और जो जुडिशियल इंक्वायरी पैनल है, उसने रिकमेंड किया है कि इनको जो है वो इनके पद से हटाया जाए, रिमूव किया जाए। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये काफी केस जो है वो अभी चल रहा है, और इनका इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो मॉनसून सेशन में स्टार्ट हो गया है। फिर गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस में रिवीजन किया है इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स के लिए, ताकि जो फेक न्यूज़ चैनल्स हैं उनको ब्लॉक किया जा सके। और इसके तहत आईटी एक्ट 2000 में प्रोविजंस हैं, जिसमें कि इसका नाम है सेफ हार्बर प्रोविजन। और ये एक कंटेंशियस इशू बना रहता है, और इसको लेके विवाद रहता है कि क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फ्री स्पीच किस तरह का होना चाहिए। तो इसमें गवर्नमेंट ने काफी सारे चेंजेस किए हैं। और पीआईबी की अगर हम बात करें, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये एक नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि इंफॉर्मेशन को फैलाने का काम, डिसेमिनेट करने का काम करता है। फिर सेंटर ने अनाउंस किया है कि कास्ट सेंसस होगा, जो आगे आने वाला सेंसस होगा, ये कास्ट बेस्ड होगा। और लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो 1931 में हुआ था। और अब 16वां कास्ट सेंसस होगा 2027 में। और इसका जो स्टार्टिंग फेज है वो 1 अक्टूबर 2026 है। और बाकी जो रेस्ट ऑफ इंडिया है वहाँ, उसमें जो है वो मार्च 2027 से होगा। और गवर्नमेंट ने कहा है कि इस बार का जो सेंसस है वो कास्ट बेस्ड सेंसस होगा। तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? गवर्नमेंट का कहना है कि ये एक अच्छा रहेगा, जिससे कि जो भी पॉपुलेशन है सबके बारे में पता चलेगा। और इसका सभी पार्टियों ने जो है वो स्वागत किया है। और माना जाता है कि कास्ट सेंसस जो है वो, उससे जो है वो सिग्निफिकेंट पॉलिसी में शिफ्ट होगा। और जो कोटाज होते हैं फॉर ओबीसी और अदर कास्ट, उनको जो है वो चेंज किया जाएगा। कास्ट सेंसस की बात करें तो एक कंटेंशियस इशू है इंडिया में, इस चीज को लेके विवाद जो है वो काफी लंबे समय से चला आता है। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस हुआ था, लेकिन उसमें काफी सारे चैलेंजेस आए थे, और जो डाटा था वो इनकम्प्लीट था। फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रिजर्वेशंस को कैप कर रखा है 50% तक इंदिरा स्थानी केस में। और बाद में जो है वो ईवीएस कोटा लागू किया गया है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं। तो जो आगे आने वाला सेंसस होगा वो काफी क्रूशियल रहेगा। और सेंसस की अगर हम बात कर लें, तो 1872 में जब ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, तब से सेंसस जो है वो चलता आ रहा है। और 2011 में लास्ट टाइम सेंसस हुआ था, और उसके बाद से चूंकि कोविड आ गया था, तो 2021 में नहीं हो पाया, और इसको डिले करके अब ये 26-27 में सेंसस होगा। H. Ridgely, ये एक ब्रिटिश एथनोग्राफर थे, जिन्होंने कास्ट बेस्ड इन्यूमरेशन जो है वो लागू किया था सेंसस में, और कास्ट को पॉलिटिसाइज करने का काम जो है वो इन्होंने किया था। और कई सारे कमीशन बने, जैसे काका कालेलकर कमीशन बना 1953 में ओबीसी कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर मंडल कमीशन बना 1980 में, और इसने 27% रिजर्वेशन की बात कही फॉर ओबीसी इन गवर्नमेंट जॉब्स। और इसके अलावा बहुत सारे जो सोशलिस्ट लीडर हैं, उन्होंने जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, फीमेल्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनको ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयमेंट में जो है इसका समर्थन किया। तो ये सारे जो सेंसस से रिलेटेड इश्यूज हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। यूनियन गवर्नमेंट ने न्यू डोमिसाइल पॉलिसी लद्दाख के लिए प्रपोज किया है, और इसमें 15 साल तक लगातार रहना पड़ेगा फ्रॉम 2019। तो जो भी आउटसाइडर्स हैं उनको 2034 तक वेट करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट जो लोकल जॉब्स है वहां पे रिजर्वेशन के लिए। लद्दाख की अगर हम बात कर लें, तो 2019 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और ये पहले जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को दो यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। धारा 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया। और इसके बाद से यहाँ पे डिमांड चल रही थी डोमिसाइल को लेके। और लद्दाख का अभी ये है कि यहाँ पे 6 शेड्यूल जो है वो इसको माना जा रहा है कि लागू किया जाए, और वहां पे जो लोग हैं उनकी डिमांड है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो ताकि इनको बेनिफिट मिल सके। तो ये जो
स्कीम है, जो डोमिसाइल का इश्यू है, इसको गवर्नमेंट ने देखते हुए इसको लागू कर दिया है। फिर अमरावती को डेवलप किया जाएगा एज ए न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। और प्रदेश का जो है वो विभाजन हुआ था 2014 में। फिर तेलंगाना बना, जिसका कि हैदराबाद कैपिटल है। और अभी फिलहाल जो है 10 सालों तक इसको जॉइंट कैपिटल रखा गया। और आंध्र प्रदेश में अब अमरावती का डेवलपमेंट किया जा रहा है, और इसको जो है वो वहां पे कैपिटल के तौर पे रखा जाएगा। ये इसका काफी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। ये सातवाहन साम्राज्य का कैपिटल हुआ करता था। ये अपने बुद्धिस्ट हेरिटेज के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ कल्चरल वैल्यूज के लिए भी ये जाना जाता है। और यहाँ पे बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। फिर भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट को लेके पानी का विवाद हुआ है। पंजाब और हरियाणा के बीच में टेंशन अराइज हुआ है। और इसमें जो हरियाणा है वो एडिशनल वाटर का डिमांड कर रहा है, जिसको कि पंजाब ने रिफ्यूज कर दिया है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ये रिस्पॉन्सिबल है, जो मैनेज करता है वाटर रिसोर्सेज को फ्रॉम भाखड़ा नांगल एंड ब्यास प्रोजेक्ट। तो टाइम टू टाइम इसमें जैसे पानी गर्मियों की में पानी की समस्या रहती है, तो तरह तरह के विवाद होते हैं कि पानी की कितना जो है वो सप्लाई किया जाना चाहिए और कितना जो स्टेट्स हैं वो देते हैं। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट की बात करें तो ये भारत का अर्लीस्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है। और इससे जो है वो इरिगेशन में हेल्प मिलती है, साथ ही साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है, फ्लड कंट्रोल करने में भी इसमें सहायता मिलती है। और ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में वाटर को मैनेज करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आंध्र प्रदेश में 58,000 करोड़ की परियोजनाओं का श- आरंभ किया गया। और इसके तहत अमरावती को कैपिटल के तौर पे डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ मिसाइल टेस्टिंग रेंज बनेगी नगाया लंका में। और इससे माना जा रहा है कि जो भारत है उसका जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो बढ़ेंगी। और इनको जो है वो नेशनल सिक्योरिटी गोल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। फिर अपने एक जजमेंट में कोर्ट ने बोला है कि डिजिटल एक्सेस टू गवर्नेंस एंड वेलफेयर सिस्टम ये एक फंडामेंटल राइट है, और ये लाइफ और लिबर्टी के अंदर आएगा। अब चूंकि इसको शामिल किया गया है, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये डिजिटल एक्सेस को ये रिकॉग्नाइज करता है। अब चूंकि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो सब डिजिटलाइज हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है इसमें, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पॉलिटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन थी मई मंथ की। और आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।